बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी विषय अर्थव्यवस्था के जो पहली चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर बताने वाला हूं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के पास शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन क में दिया है सेवा क्षेत्र, ख में कृषि क्षेत्र, ग में औद्योगिक क्षेत्र, घ में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा होती है वह 3 भागों में विभाजित होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं 3 क्षेत्र में विभाजित होता है, उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। और जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र से द्वितीय, और क जो है यह तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें कौन से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो क में दे रहा अमेरिका, ख में दे रहा चीन, ग में दे रहा भारत और घ में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ग। कौन सा हो जाएगा? ग। क्योंकि भारत में यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क अमेरिका जो ऑप्शन है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ख चीन यह समाजवादी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वह समाजवादी होती है। और भारत का अर्थव्यवस्था हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाए। तो योजना आयोग जो होता है इसके प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 8 सदस्य होते हैं। इस योजना में 8 सदस्य होते हैं और जो योजना के तहत काम काज होता है वो उपाध्यक्ष के हाथों में होती है, उनके देख रेख में किया जाता है। अब देखिए हमारे देश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग नाम रख दिए हैं। नीति आयोग नाम रख दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इससे भी कोई आपसे योजना आयोग से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है। ऑप्शन ख हो जाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन 5 नंबर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क में दिया है पंजाब, ख में दिया है केरल, ग में दिया है बिहार, घ में दिया है दिल्ली। तो अभी इन जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें सबसे और पिछड़ा राज्य है तो वह है बिहार, ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अगला को जो कर रहा है उसको देखें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने का 2 में कराया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी जगह खाली दिया है उसको भर के
उस स्थान को पूरा करना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो आप लोग बुक पढ़े होंगे, भारत जो था अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। यानी भारत अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। जो उपनिवेश का मतलब क्या हुआ? दूसरे के अधीन रहना। यानी अंग्रेज जो कहता था वह भारतवासी वो काम करते थे, तो क्या था? उपनिवेश था। चलिए इसमें क्या भर देंगे? उपनिवेश। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश डैश किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया, यानी लूटा। यानी यहाँ पर क्या भर देंगे? शोषण किया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका जीने के अर्जन के लिए क्या है? तो यह एक संस्था यानी प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग को पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए हैं कि प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय को क्या? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ भर देंगे क्या? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो यह क्या चीज़ का? आर्थिक विकास किसकी प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी आर्थिक विकास तभी हो सकती है जब कोई परिवर्तन करेंगे, कोई काम करेंगे तो उसके बदले कुछ हमको आय प्राप्त होगा, उसी को आर्थिक विकास की तो इसमें क्या भर देंगे? परिवर्तन। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश डैश को दिया जा सकता है। यानी भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। नियोजन, यहाँ क्या भर देंगे? नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो और आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे अच्छा अगर सूचकांक माना जाता है तो प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे क्या भर देंगे? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। यानी संसाधन में धनी है बिहार, फिर भी उसकी स्थिति कैसी है? दयनीय है। यानी कैसी है? दयनीय है, या भर सकते हैं खराब है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। और बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, तो बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। इस खंड में क्या भरेंगे? कृषि भर देंगे। तो कृषि ही जीवन का, बिहार में अगर कुछ भी यानी पैसा 2 रुपये कमाते हो, जीवन पालन करता है तो और कृषि से ही मुख्य यहाँ का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10 का है बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। जो बाढ़ आता है यह बहुत ही बड़ा ही एक बाधक है, जिसके कारण बिहार यानी विकास की ओर नहीं बढ़ पा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, संचार आदि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। इसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है? प्राणी है। ब्राउन कौन है? ब्राउन एक क्या है? अर्थशास्त्री हैं, जिनके अनुसार बताया जाता है कि आजीविका अर्जन की एक क्या है? एक प्रणाली है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है
जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी जो उत्पादन होता है उसका संसाधन का अधिकार सरकार और निजी दोनों आमदी के पास होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है भारत। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जो जारी रह सके उसे सतत विकास कहते हैं। सतत मीन्स लगातार, वैसे विकास जो लगातार जारी रहे उसी को सतत विकास कहते हैं। ब्रूनलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, उसी को सतत विकास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, तो आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, चलिए हम लोग देखें। एक साम्यबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए। मानव विकास रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति यानी पैसे की स्थिति, शैक्षिक शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति आदि का तुलनात्मक वितरण होता है। यानी अलग अलग दिखाई देता है कि कौन कितना शिक्षित है, कौन किसके पास कितना पैसा है और किसका स्वास्थ्य कैसा है। इसी मानव विकास रिपोर्ट, इसी को क्या कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्या कह रहा है, तो आधारित संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। ठीक है, चलिए वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश की आर्थिक विकास के आधार हैं। यहीं से लोग अपना अपना काम करके पैसे कुछ आय अपना प्राप्त करते हैं और अपना आर्थिक विकास करते हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहता है, देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्या कर रहा है, इसको समझे ध्यान से। आप लोग को बहुत पहले ही यानी ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, यही क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना के मतलब क्या, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, संरचना क्या है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को सेवा, उत्पादन और रोजगार प्राप्त करने का मौका देता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन आदि संपादित की जाती है। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय में है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे और देख लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक जो विकास होती है वो परिवर्तन ना हो तो आर्थिक विकास नहीं होगी। जैसे वकील क्या करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो वहीं आर्थिक विकास होती है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, कुछ पैसा मिलता है, वहीं आर्थिक विकास होता है। इसके परिवर्तन होती रहती है। प्रोफेसर मेयर के अनुसार
यानी प्रोफेसर मेयर थे कि क्या थे, प्रोफेसर मेयर अर्थशास्त्री थे, अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। श्रीमती हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा प्राप्त करें। कुछ सूचकांकों द्वारा प्राप्त करें। तो आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले सूचकांक होता है जो राष्ट्रीय आय होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। बच्चों, जिस देश का आय अधिक होगा वो तो विकसित कहलाता है, और जिस देश का आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। तो आर्थिक विकास मापने का पहला सूचकांक क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। चलिए दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 45,03,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश है, और वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है, यानी अविकसित कहला जाता है। भारत भी निम्न आय वर्ग के देश में आता है। इनकी आय 28,000 रुपये प्रति वर्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा सूचकांक जो होता है मानव विकास सूचकांक। विभिन्न देशों की तुलना वाले लोगों की शैक्षिक स्तर उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यानी इससे भी हम लोग आर्थिक विकास को माप सकते हैं, यानी स्वास्थ्य के आधार पर और शिक्षा के आधार पर भी हम लोग मानव विकास सूचकांक के द्वारा यानी आर्थिक विकास को हम लोग माप सकते हैं। चौथा जो उपयोग होता है, चौथा जो सूचकांक होता है उसका नाम है उपभोक्ता व्यय। यह भी एक आर्थिक विकास का सूचकांक है, यानी कितने व्यक्ति कितने भोजन खाते हैं, कितने उत्पादन करते हैं, ये सबसे इससे भी हम लोग यानी क्या करते हैं आर्थिक विकास का माप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, यानी बिहार क्यों दिन पर दिन पिछड़ते जा रही है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताइए, यानी आप बताइए कि क्यों पिछड़ रही है और इसका कुछ मुख्य उपाय बताइए कैसे हम लोग बिहार को पिछड़ते हुए को बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखें। आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। कौन कौन का? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला कारण क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। साधन का विकास कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे क्या होती है हमारे बिहार राज्य विकास नहीं कर पाती है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं कम है, जिससे हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ सड़क की कमी है, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की अनेक चीज़ की कमी है, जिसके कारण हम लोग क्या हुए हैं? पिछड़े हुए हैं। तीसरा है कृषि पर निर्भरता।
हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार के लोगों का अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जबकि हमारे कृषि की हालत ठीक नहीं है। हम लोग आधारित होते हैं कृषि पर, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। यह भी हम लोग के क्या है, पिछड़े होने का कारण है। चलिए, चौथा है कि बाढ़ एवं तथा सूखा से क्षति। बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सूखे से फसलों की भारी क्षति होती है, जो हमारी गरीबी का कारण है। पांचवा कह रहा है, पांचवा हो जाएगा औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में उद्योगों के धंधों का अभाव है, जिसके कारण हम लोग बेरोजगार हैं। हमारे जो बिहार है, यहाँ बहुत से कारखाने नहीं हैं, बहुत से उद्योग की कमी है, जिसके कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका उपाय जाने कैसे हम लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन काम करेंगे कि हम लोग बिहार को आगे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, उपाय है तो बिहार के पिछड़न को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। चलिए उपाय, पहला उपाय है कि जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण करके हम लोग बिहार की जो गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाकर पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। दूसरा है कृषि की तेजी से विकास। अगर हम लोग हम बिहार का विकास करना है तो कृषि में हम लोग अनेक से अधिक औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक रूप से खेती करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तम खाद, उत्तम बीज, कुछ तकनीक आदि का प्रयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बिहार की गरीबी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण करके भी बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे नदियों के दोनों किनारों पर बांध कर बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है। यानी जो नदी जाती है उस पर हम लोग क्या करें, दोनों साइड से बांध देंगे, यानी टूटे नहीं, जिससे फसल हमारी क्षति ना पहुंचे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाढ़ को नियंत्रण करके बिहार को यानी विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। और आप लोग बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए आप लोग नहर के बांधों पर कभी लकड़ी उकड़ी न रखने के प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर लकड़ी रखते हैं तो उसमें मूस लग जाएगी, और मूस लगने के बाद वो क्या, बांध टूट जाती है। तो उसकी रक्षा करके हम लोग बांधों की रक्षा करके बिहार में आने वाले बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, चौथा है आधारिक संरचना की विकास। आधारिक संरचना का विकास, बिजली, सड़क आदि का विकास कर बिहार को विकास ला सकते हैं। यानी सरकारों द्वारा यानी कारखाना, कंपनी, बिजली, शिक्षा को बढ़ावा देकर यानी लाकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा, उद्योग का विकास। नए नए उद्योगों स्थापित कर बिहार की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कंपनी को यानी बैठा कर, कंपनी को लगा कर यहाँ पर हम लोग बिहार के जो बच्चे हैं उसको रोजगार देकर हम लोग बिहार को विकसित कर सकते हैं। और छठा जो है, लास्ट जो छठा में स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके राज्य में शांति स्थापित की जा सकती है। इससे क्या होगा, अगर हमारे राज्य में स्वस्थ और ईमानदार अफसर आ जाए, दरोगा, एसपी, डीएम जो भी अफसर हैं, और ईमानदार आ जाए तो क्या होगी, हम लोग के राज्य में शांति बन सकती है, जिससे निवेश बिहार की आकर्षण हो सकती है, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पर दूसरे कोई भी आकर रह सकते